गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। सो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो नंबर डिस्कस किए हैं वो क्या थे? रियल नंबर। सो रियल नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं उन नंबर को बोला जाता है रियल नंबर। जैसे x क्या है? अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर रैशनल हो या इरेशनल हो, ये इरेशनल हो गया और ये सब रैशनल हो गया, किसी भी चीज का कोई भी रियल नंबर किसी भी टाइप का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी इसका इरेशनल नंबर का 3 आता है, सो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। सो हमें क्या पता था? रियल नंबर जो कि डिवाइडेड था 2 पार्ट में, एक था रैशनल और दूसरा था इरेशनल नंबर। बट जब मैथमेटिकल इक्वेशन में इस टाइप के इक्वेशन आए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के हमें पता थे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 को जब हमने सॉल्व किया, हमने कहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। बट यहाँ क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9 हुआ, सो एक्स क्या हुआ? रूट ऑफ प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 9। सो ये जो माइनस 9 है, इससे मैक्सिमम हम लोग 9 को अगर बाहर निकाल भी ले, एक्चुअली ये क्या है? -1 इंटू 9, सो रूट 9 करके बाहर निकाले तो 3 रह गया, लेकिन ये जो माइनस कंपोनेंट है उसको हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, सो हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सो इसीलिए इस रियल नंबर के साथ एक और कॉन्सेप्ट जोड़ा गया। वो जोड़ के जो नंबर सिस्टम जनरेट हुआ उसे कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके। सो हम यहां देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आता है एकदम टॉप में। कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम टॉप में आता है। रियल नंबर इज पार्ट ऑफ दैट। ठीक है। वाई? जैसे पहली बात है 0 या 1 या √3, कोई भी रियल नंबर जो है उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। वाई? वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स, प्योर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो डिस्कस करते हैं। रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर पहले होता क्या है वो समझे। ये जो √-1, ये जो एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, कोई भी रूट, नेगेटिव क्वांटिटी के रूट, किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी की रूट निकालने में जो √-1, एक्चुअली ये अगर -11 भी होता तो भी क्या होता ना, प्रॉब्लम क्रिएटर कौन सा है? अगर देखें तो वो -1 ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि माइनस साइन को -1 के साथ रख के इसको √11 को बाहर निकाल के, इरेशनल है लेकिन ठीक है, रियल नंबर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ये पड़ा रहता है जिसकी कोई वैल्यू हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें इसका कोई आइडिया है नहीं। सो इसको एक नया टर्म आयोटा, इसको कहा जाता है आयोटा। सिंपली इसे आई से डिनोट किया जाता है। आई एक ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसको इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है। ठीक है। इसका वैल्यू है √1। यही है आई, यही है सोर्स। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मेन सोर्स है ये जो डिजिट है, आई जो दिख रहा है, एक लेटर, वही है सबका मेन सोर्स। कैसे? जैसे ये अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए या ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो रिजल्टिंग जो नंबर होता है ना, उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर
या इमेजिनरी क्वांटिटी बाय इमेजिनरी नंबर, ये सब अलग अलग टर्म है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये कहा जाता है। ये इमेजिनरी यूनिट है, ये इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है इनको। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल एक फॉर्मेट है, वो क्या है, x प्लस आई वाई। किसी भी नंबर को या कोई ऑर्डर्ड पेयर मतलब इसे हम समझो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ x एंड y आर रियल, ये दोनों जो है ये रियल नंबर है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं बता रहा हूं मैं। ये कोई भी पहले ऑर्डर्ड पेयर छोड़ते हैं, x y दो रियल वेरिएबल के लिए अगर हमें x प्लस आई वाई ऐसे अगर लिखते हैं तो इसको पहली बात है एक z लेटर से नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है और इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किसी भी नंबर को अगर हम लोग x प्लस आई वाई इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। अब इसे ऑर्डर पेयर क्यों कहा गया, ऑर्डर मतलब x और y इस ऑर्डर में अगर रहे तो हम लोग x प्लस आई वाई लिख सकते हैं। अगर ये yx बन जाता है, अगर ये yx बन जाता है तो इसका इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, y प्लस आई एक्स। सो ये डिफरेंट हुआ, x प्लस आई वाई और y प्लस आई एक्स एक चीज नहीं है। ठीक है, इस जिस पार्ट के साथ i नहीं है उसको कहा जाता है रियल पार्ट, और जिसके साथ i है उसको कहा जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हम लोग स्किप किए उस पे आते हैं। रियल को क्यों हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कोई भी रियल नंबर आइदर जीरो ले या इरेशनल या कोई एक रैशनल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस आई इंटू जीरो, रूट 3 प्लस आई इंटू जीरो, 2 प्लस आई इंटू जीरो। सी एक्स प्लस आई वाई फॉर्मेट में मैंने क्या कहा, एक्स प्लस आई वाई फॉर्मेट में अगर किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोई ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है। सो दो वेरिएबल क्या है, रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सो यहाँ जीरो है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इसमें वैल्यू नहीं है, इसमें भी जीरो है, यहाँ पे जो रियल पार्ट है यहाँ पे जीरो है, बट इनमें वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू, वाई कोई भी रियल वैल्यू। सो एक्चुअली ये सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर उस हिसाब से हम कह सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डर पेयर मतलब हमने जो देखा ये अगर चेंज हो जाते हैं, समझो यहाँ पे अगर ये दोनों चेंज हो गए तो क्या होगा, जीरो अगर यहाँ आ गया तो क्या बन जाता है, जीरो प्लस आई इंटू रूट 3 बन जाता है। तो ये तो रूट 3 नहीं हुआ ना, रूट 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये अगर इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं रियल और इमेजिनरी, जैसे कि एक्स प्लस आई वाई में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देने से जो मिलता है हमें वो डेफिनेटली रूट 3 नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर में ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए यही है कि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल। अब एक चीज देखते हैं हम कि एक एक्सेप्शन है, हाँ लेकिन एक चीज मैं पहले बता देता हूँ, हम लोग अभी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिस्कस करेंगे, जो टर्म यूज करेंगे रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल मतलब रियल जो जानते हैं अभी तक हमें पता है उसी सेंस में यूज करेंगे, और कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स जिसमें आई रहेगा, एक्स प्लस आई वाई उस फॉर्मेट में जो है उसी को। लेकिन रियल अभी हमने डिस्कस किया, हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं हर रियल नंबर को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने फर्दर डिस्कशन में हर रियल नंबर को भी कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे, जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं वही कहेंगे। लेकिन हाँ कॉन्सेप्चुअली ये याद रखना है कि एवरी रियल नंबर इज कॉम्प्लेक्स एज वेल। ठीक है,
अब देखते हैं ये रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई, ये ऑलवेज रूट एक्स रूट वाई क्या होगा फॉर रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब अभी तक हमें जो नंबर पता थे उसमें रूट एक्स रियल और रूट वाई अगर रियल है तो ओके, ठीक है। लेकिन अगर रूट एक्स में अगर ऐसा हो गया माइनस एक्स, अगर एक भी माइनस हुआ सो फिर भी ठीक है, लेकिन दोनों माइनस हो गए तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं होगा। वाई देखते हैं। -1 इज व्हाट, आई हमें पता है आयोटा का वैल्यू क्या होता है -1, सो आई स्क्वायर इज व्हाट -1, सो -1 इंटू एक्स, यहाँ -1 इंटू वाई, सो इसको लिखते हैं आई स्क्वायर एक्स, इसको लिखते हैं आई स्क्वायर वाई। सो यहाँ से आया आई रूट एक्स, यहाँ से आया आई रूट वाई, सो आई स्क्वायर, अब ये दोनों तो एक्स और वाई तो पॉजिटिव है क्योंकि -x था तो x और y पॉजिटिव है, सो ऐसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर क्या है माइनस, तो -√xy, दिस इज करेक्ट। √xy नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है -x एंड -y क्या होता है, हम लोग क्या डायरेक्टली हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये तो दोनों ही रूट में है तो ऐसे लिख के इक्वल टू कर देंगे -x इंटू -y क्या होता है xy, सो √xy इज द आंसर, बट एक्चुअली आंसर ये है। इसीलिए व्हेनेवर हम लोग कोई भी दो रूट या तीन रूट या चार रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, बेटर है कि माइनस साइन अगर रूट के अंदर हो तो उसको पहले आई स्क्वायर से रिप्लेस करके पहले आई को कैलकुलेट कर लो, बाहर निकाल लो, उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन प्रोसीड करो, क्योंकि आई स्क्वायर से रिप्लेस कर देने से क्या होगा एंड एक्चुअल जो मतलब वैल्यू है रूट के अंदर वो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि माइनस को आई हैंडल कर रहा है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग जैसे पॉजिटिव हो जाएगा तो नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आई की कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में आते हैं, जैसे आई, ठीक है, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई टू दी पावर 4, इनके वैल्यू क्या होते हैं। आई क्या होता है, आई ही रहता है, आई स्क्वायर -1 होता है, आई क्यूब क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर -1 है सो ये माइनस है, आई टू दी पावर 4 क्या होता है आई स्क्वायर का स्क्वायर, सो आई स्क्वायर इज -1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये चार वैल्यू है आई स्क्वायर, आई क्यूब और आई 4। अब क्या होता है ना, अब जब हम इसके बाद आते हैं तो आई टू दी पावर 4 1 है, सो ये क्या करता है इसको हम आई टू दी पावर 5 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, आई टू दी पावर 6 को आई टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सो ये फिर से आई आता है, फिर से आई स्क्वायर, मतलब घूम फिर के अब ऐसे आना शुरू होता है, वही सेम चीज। अब आई टू दी पावर 7 जाएंगे तो फिर ऐसे आई क्यूब आ जाएगा ऐसे। तो इसीलिए एक कॉमन फॉर्मेट है वो हम लोग फॉलो करेंगे। 4 का जब मल्टीपल होता है 4 इंटू एन इंटीजर, वो ऑलवेज क्या, अगर 0 हुआ तो आई टू दी पावर 0 क्या होता है 1, k इक्वल टू 1 हुआ तो आई टू दी पावर 4 क्या हुआ वो भी 1, 2 हुआ तो आई टू दी पावर 8 वो भी 1, मैंने एक्चुअली क्या होता है आई टू दी पावर 4 टू दी पावर k इक्वल टू 1 टू दी पावर k इक्वल टू 1, सो आई टू दी पावर 4k इज ऑलवेज 1। अगर आई टू दी पावर 4k प्लस 1 हुआ तो क्या होता है आई टू दी पावर 4k इंटू आई, आई टू दी पावर 4k क्या होता है 1, सो 1 इंटू आई हो गया। आई टू दी पावर 4k प्लस 2 क्या होता है आई टू दी पावर 4k इंटू आई स्क्वायर, आई टू दी पावर 4k फिर से हमें पता है 1 है, सो आई स्क्वायर -1 हो गया। आई टू दी पावर 4k प्लस 3 मतलब आई टू दी पावर 4k इंटू आई क्यूब, ये क्या हुआ ये 1 है, सो फिर से आई क्यूब मतलब आई क्यूब के मतलब -i हमें पता है। ये हमें याद रखना है। ये किस लिए याद रखना है कि अगर कोई प्रॉब्लम दे, जैसे किस लिए याद रखना है कि अगर समझो कोई प्रॉब्लम दे, जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर बोले 4 आई टू दी पावर 401 प्लस 19
98 इक्वल टू व्हाट। ये इतना बड़ा पावर में इतने बड़े बड़े नंबर देख के लग सकता है कि कैसे करें, बट प्रोसेस वही है। हमें अगर ये जनरल फॉर्मेट पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4K के मल्टीपल में पावर को पहले लाएंगे। 4 इंटू 100 नियरेस्ट मल्टीपल में लाए, एक रह गया एक्स्ट्रा, सो उसको ऐड ऐसे रख दिए। इसको 4 के नियरेस्ट मल्टीपल में करते हैं तो 4 4 16 3 9 9 प्लस 2 ये होगा। अब इसका मतलब क्या है, आई टू दी पर 4K प्लस 1 उसका पता है, आई आता है, आई 4K प्लस 2 का क्या आता है, आई स्क्वायर आता है, मतलब -1 आई स्क्वायर। सो आई -1 सिंप्लीफाइड रेशर। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी अगर और भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी बड़े बड़े वैल्यूज अगर यहाँ पे पावर में आ जाए और न्यूमरेटर में डाल दे, कुछ डिनोमिनेटर में डाल दिया, तो भी माने कंफ्यूज होने का कुछ नहीं है। बस ये 4 फॉर्मेट में है, इसको ब्रेक करो, 4 का मल्टीपल प्लस जो पावर का जो पार्ट रह गया है उसको प्लस या माइनस में एडजस्ट कर दो। जनरली प्लस ही करने का कोशिश करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस फॉर्मेट में, लेकिन माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें प्लस का फॉर्मेट पता है इसलिए प्लस में करो और पुट कर दो वैल्यूज को, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसे इक्वल हो, सो ऑलवेज क्या होता है कि a इक्वल टू ऑलवेज x, b इक्वल टू ऑलवेज y, ये होगा ही। दिस इज द प्रॉपर्टी। वाई? फर्स्ट इज देखो, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये आई को, ये इमेजिनरी जो पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ कंपेरेबल नहीं है, ये कंपेयर होता ही नहीं है। सो ए माने यहाँ पे अगर हम लोग के लेफ्ट साइड में कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी कुछ कॉम्प्लेक्स है, सो उसको a प्लस आई बी फॉर्म में लिखो, इधर भी a प्लस आई बी लिखो, दोनों साइड में रियल पार्ट कंपेयर करो और इमेजिनरी कंपेयर करो, वो ट्रू है। प्रूफ करते हैं इसको कैसे होता है। तो रियल पार्ट को इधर लाएं, इमेजिनरी को उधर भेजे, ऐसे। ठीक है, सो क्या हो गया, a माइनस इसका स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू दिस स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या, स्क्वायर -1 है, सो दिस, सो इसका मतलब a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसको इधर ला रहे हैं y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो a हम लोग क्या बोले हैं यहाँ पे, हम लोग देखे हैं जो x प्लस आई वाई और a प्लस आई बी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन a b एंड x y ये रियल नंबर होते हैं। सो a x y b ऑल अगर रियल है तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल नंबर। सो इफ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दिस ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को ट्रू होने के लिए a माइनस एक्स शुड बी 0 implies x इक्वल टू a। यहाँ पे y माइनस बी इक्वल टू 0, सो y होना चाहिए b। वही प्रूफ कर दिए। ठीक है, एक चीज और सीखेंगे अभी हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर पता है हमें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। सो व्हाट इज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स? कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ z। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में i की जगह माइनस आई पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। सो x प्लस आई वाई इसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स हुआ x माइनस आई वाई। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है z के ऊपर ये बार देके, z बार इक्वल टू दिस। सो अगर हमें कहा जाए z बार का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या है, तो मतलब और एक बार देना पड़ेगा z बार का भी कॉन्जुगेट। सो यहाँ पे i है, फिर से माइनस आई करेंगे इसका भी, सो इक्वल टू क्या आता है x प्लस आई वाई इक्वल टू z। सो
कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, दो बार कॉन्जुगेट, सो दैट बिकम्स इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। तब कुछ कुछ प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम लोग कॉन्जुगेट की। z बार क्या होता है, मल्टीप्लाई अगर करें तो x प्लस आई वाई जेड है, z बार हमने अभी देखा x माइनस आई, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आई स्क्वायर जो है -1 है, सो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। z प्लस z बार क्या हुआ, x प्लस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई एड करेंगे तो आता है 2x। दिस इज रियल, प्योर रियल नंबर z प्लस z बार। z माइनस z बार क्या आता है, इससे इसको माइनस करेंगे तो आ जाता है 2iy। इट इज प्योरली इमेजिनरी, इसका रियल पार्ट नहीं है। इनटू हमने देख लिया है। अब डिवीजन z बाई जेड बार, ये क्या होता है x प्लस आई वाई, जेड बार इज x माइनस आई वाई। अब ये डिनोमिनेटर से ऑलवेज हमें ट्राई करना है आई को हटाने का। सो आई को हटाने के लिए आई कब हटता है, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो रियल आ जाता है, आई हट जाता है। सो हमें डिनोमिनेटर से हटाना है, तो डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर में जो है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर रहा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। सो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे जैसे आया, और ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब आई वाई का होल स्क्वायर, मतलब माइनस आ जाएगा आई स्क्वायर के लिए, प्लस 2ab 2xy। सो आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्लस आई इंटू, सो a प्लस आई बी फॉर्मेट में आ गया। सो z बाई जेड बार इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो z और z बार के मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के ही कॉन्जुगेट के साथ प्लस माइनस इंटू और डिवीजन के प्रॉपर्टीज हमें पता चल गए। अब देखते हैं दो डिफरेंट, अगर z1 z2 जैसे दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके साथ बिहेवियर कैसा होता है। z1 प्लस z2 का अगर बाहर ले, एडिशन में ये अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी है। क्या होता है, z1 क्या था x1 प्लस आई वाई वन, z x प्लस आई वाई था, तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 y1 अलग दो नंबर लिए, x2 y2 अलग दो नंबर लिए। सो इसका टोटल का कॉन्जुगेट कैसे होता है, आई को माइनस आई। सो इसको पहले हम लोग रियल प्लस रियल पार्ट, ये टोटल जो z1 प्लस z2 जो अलग एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना है उसको पहले लिख लिए। अब इसको कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, आई की जगह माइनस आई, तो अब और बाहर नहीं देंगे, कॉन्जुगेट का साइन और नहीं देंगे क्योंकि माइनस आई से रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, x1 माइनस आई वाई वन। अब इसको अलग से लिखते हैं z1 z2 के फॉर्म में। ये क्या हुआ, ये z1 अगर x1 प्लस आई1 है तो ये डेफिनेटली z1 बार है, i की जगह माइनस वाई, यहाँ जो i था उसके माइनस आई पुट करने से z बार होता है प्लस z2 बार। सो z1 प्लस z2 का बार जो होता है कॉन्जुगेट, वो होता है एक्चुअली सेपरेटली दोनों का कॉन्जुगेट का समेशन, ठीक है। यह है एक प्रॉपर्टी। वैसे अगर z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार हुआ तो यहाँ z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार एंड सो ऑन, ऐसे कितने भी नंबर के लिए हो सकता है। सो सिमिलरली z1 माइनस z2 का जो बार है उसको लिख सकते हैं हम लोग z1 बार माइनस z2 बार। सो प्लस का प्रॉपर्टी हो गया, माइनस का हो गया। मल्टीप्लिकेशन का सिमिलरली होता है
Z1 Z2 का बार मतलब Z1 बार इंटू Z2 बार। आप लोग ये सब प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर प्रूफ करना हो या आपके टेक्स्ट बुक में ये सब सिंपल प्रूफ है, मिल जाएंगे। बस Z1 की जगह x1 प्लस I1, इसको x2 प्लस I2 करके मल्टीप्लाई करके उसको a प्लस IB कर लो, मल्टीप्लाइड रिजल्ट को, उसके बाद बार ले लो और इधर Z1 बार लिखो, Z2 बार लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड मैच कर जाएंगे। Z1 बाई Z2 का अगर बार ले तो होता है वो Z1 बार प्लस Z2 बार। अब इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। कोई भी, जैसे हमें पता है कि XY एक्सिस में हम लोग कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट P को क्या लिख, XY को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जहाँ ये पार्ट होगा X, ये पार्ट होगा Y। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, XY जो पॉइंट है ना, ये इक्विवेलेंट टू x प्लस IY होता है। मतलब x प्लस IY कॉम्प्लेक्स नंबर में XY का इक्विवेलेंट, मतलब हमें XY जो पॉइंट है वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका वैल्यू है x प्लस IY। ठीक है, अब वो एक मैपिंग हुआ। अब जो ये x डॉट एंड y डॉट जो एक्सिस है, इसको x एक्सिस हम लोग बोलते थे और y एक्सिस, और इसको xy प्लेन बोलते थे। तो यहाँ पे x एक्सिस को बोला जाता है रियल एक्सिस, y को इमेजिनरी एक्सिस, एंड ये जो xy प्लेन है उसको बोला जाता है जेड प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? जेड क्या है, x प्लस आई वाई, लेकिन x के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होता है, x पार्ट होता है, उसका y पार्ट नहीं होगा। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट मतलब ओनली रियल पार्ट होगा, x पार्ट होगा, y जीरो होता है, सो I इंटू जीरो। सो क्या होता है, कोई भी रियल नंबर हम लोग x एक्सिस पे ही प्लॉट करते हैं, सो इसलिए इसको रियल एक्सिस बोला जाता है। और अगर इमेजिनरी एक्सिस देखें तो इमेजिनरी एक्सिस में क्या आता है, x कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा, y कोऑर्डिनेट कुछ है तो वैल्यू रहेगा। तो ये इमेजिनरी पार्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस, सो इसे इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, ये है सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ कुछ चीज देखेंगे, जैसे पहला बात है ये जो OP, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, OP मतलब डिस्टेंस O और P के बीच में। हमें वो जो OP है उसको बहुत बुक में R लिखा हुआ रहेगा। नॉर्मली रिप्रेजेंटेशन के लिए जो लेटर यूज करते हैं नोटेशन में R यूज करते हैं, लेकिन ऑफिशियली दिस इज मॉड Z। अगर ये पॉइंट Z है, Z इक्वल टू x प्लस आई वाई, सो इसको मॉड Z कहा जाता है। ठीक है, OP मतलब O और Z में जो डिस्टेंस है उसको मॉड Z कहा जाता है। सो इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब OP का वैल्यू क्या है, ये x है ये y है, सो हम लोग को ये पता है ये कितना होगा, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेशन नॉर्मल रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब Z तक पहुंचने के लिए इधर हमें x और y चाहिए या r और थीटा बता दो। सो ये जो थीटा होता है ना, जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एक एंगल फॉर्म किया है, उसे कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ Z या एम्पलीट्यूड ऑफ Z। यहाँ पे कैपिटल A यूज होता है, किस लिए, क्योंकि थीटा के वैल्यूज बहुत आ सकते हैं। ये थीटा अगर घूम के फिर से यहाँ आए तो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा, वो भी सेम Z पॉइंट को ही यहाँ पे पॉइंट करेगा। फिर से 2 पाई घूम के आए तो 4 पाई प्लस थीटा भी सेम होता है। तो इसीलिए थीटा के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं। सो इसको आर्ग Z, इसको कैपिटल A से आर्ग Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z बोला जाता है। तो उसमें A कैपिटल होता है, लेकिन थीटा को जब हम लोग लिमिट कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक रेंज में,
ये एक रेंज है। इस रेंज में थीटा को क्या बोला जाता है, स्मॉल ए यूज होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या ARG, आर्गुमेंट ऑफ जेड। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड इज दिस इन दिस रेंज एंड एम्पलीट्यूड जेड भी थीटा, सेम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन रेंज इसका हो जाएगा मैंडेटरीली दिस। ठीक है, अब पहले देखते हैं और भी कई तरह के रिप्रेजेंटेशन पहले देखते हैं इस ग्राफ में। जब ग्राफ हमने ड्रॉ किया है तो और भी कुछ केसेस देखते हैं। XY हुआ, सो Z बार को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो Z को रिप्रेजेंट कर दिए, तो अब Z बार करेंगे, फिर माइनस Z करेंगे, माइनस Z बार, ये 4 पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे। सो Z बार क्या होता है, X माइनस IY, माइनस Z क्या होता है, माइनस X प्लस I इंटू माइनस वाई। Z बार पता है तो माइनस Z बार क्या होगा, माइनस X, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस I वाई। सो रिप्रेजेंट करते हैं पहले Z बार। Z बार मतलब इक्विवेलेंट टू X कॉमा माइनस वाई। सो X कॉमा Y डिस्टेंस नीचे की तरफ आए, सो X कॉमा माइनस 1 बोल सकते हैं, या सिंपली Z बार। ये थीटा ही रहेगा क्योंकि ये X है, ये भी X है, ये Y है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर इसको इधर करें तो क्या आता है, ये पॉइंट माइनस X और माइनस वाई। ठीक है, माइनस X माइनस, ये किसका इक्विवेलेंट है, माइनस X माइनस वाई, माइनस Z का इक्विवेलेंट है। सो दिस इज माइनस Z, और ये क्या है, माइनस X वाई, माइनस X वाई, ये किसका इक्विवेलेंट है, माइनस Z बार। सो ऐसे अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, मॉड Z जब हम लोग बोले ही हैं, हम लोग देख चुके हैं कि Z बार क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई मल्टीप्लाई करने से इतना आता है। लेकिन मॉड Z का डेफिनेशन रूट दिस है, सो एक्चुअली मॉड Z स्क्वायर होता है ये। सो Z बार इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। अब Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो था कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें दूसरा एक फॉर्म होता है, वो होता है पोलर फॉर्म और मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। उसमें मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हमें क्या चाहिए, कोई भी पॉइंट P के लिए इधर XY या R कोमा थीटा होने से भी चल जाएगा। R ये हुआ R, थीटा अगर एंगल मिल जाए तो R कोमा थीटा हो गया मेरा। टोटल इस पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है मेरे लिए। सो पोलर फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई वाई अगर रहे तो पोलर फॉर्म लिखा जाता है R इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म। क्यों, अगर R थीटा है, सिंपल क्या होता है, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट था, सिंपल बेसिक जियोमेट्री से क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। सो पुट कर दो यहाँ पे आर कॉस थीटा और यहाँ आर साइन थीटा, आर कॉमन जाके यही फॉर्मेट आ गया। इसी को पोलर फॉर्म और कहा जाता है मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ठीक है, अब इनके वैल्यूज क्या है, आर का वैल्यू हमें पता है, इन दोनों में रिलेशन जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म और पोलर फॉर्म में क्या रिलेशन होता है, आर इक्वल टू ये होता है, और थीटा क्या होता है, यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अब हम लोग आर्गुमेंट को, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लेके कुछ अलग अलग स्पेशल केस देखेंगे, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में अलग अलग जगह अलग अलग क्वाड्रेंट में इसकी पोजीशन होगी।
So let's draw a simple circle. ये हो गए नॉर्मल। अब P की पोजीशन हम लोग इस सारे क्वाड्रेंट में हर एक जगह चेंज करेंगे। देखते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, रेंज इज दिस, ये है प्रिंसिपल आर्गुमेंट और या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड का रेंज। अब केस 1 P1 के लिए, नहीं तो डायरेक्टली हम लिखेंगे P1। अब थीटा क्या होता है ये दिमाग में यहाँ रखते हैं, tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स z का इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। P1 के लिए क्या होगा, y पार्ट इज 0, ये तो रियल एक्सिस पे है, सो 0 बाई दिस, सो इट इज ऑलवेज 0, थीटा इज 0। ये 0 के जगह हम और एक रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो 2 पाई भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं, मतलब इस रेंज में आना चाहिए, तो 0 होगा। अब क्या करते हैं, P1 को थोड़ा रोटेट किए ताकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, इसको टच नहीं कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना। सो P2 क्या हुआ, P2 हो जाता है π/2 और 0 के बीच में, π/2 यहां से लेके 0 के ऊपर तक। P3 तक जाएंगे, P3 कहाँ, यहाँ आएंगे, एक केस यहाँ देखेंगे P4, यहाँ एक केस देंगे P5, यहाँ एक केस देंगे P6, P7, टोटल 8 केसेस देखेंगे हम लोग P8 तक। P3 में क्या होता है, ओनली इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इज 0, सो tan इनवर्स y बाई दिस, एक्चुअली y बाई 0 अनडिफाइंड होता है, लेकिन हम लोग ये क्या होता है, यहां से देखो डायरेक्ट कि y पार्ट बाई 0 मतलब इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है, सो इसका मतलब इसका एंगल होगा π/2। ठीक है, या हम लोग इसको tan इनवर्स, tan π/2 क्या होता है, थीटा, सो थीटा π/2 मतलब क्या, tan π/2 इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट। सो ये अनडिफाइंड है, बट अनडिफाइंड एक्स अगर यहाँ पे ये हम लोग इस हिसाब से सोच सकते हैं, या अनडिफाइंड को इनफाइनाइट के हिसाब से इक्विवेलेंट करके हम लोग थीटा लिख सकते हैं। एटलीस्ट आइदर फिगर से देखो या वैसे अनडिफाइंड को यहाँ पे इनफाइनाइट सोच के कैलकुलेशन कर सकते हो, बट करेक्ट वे इज ये इमेजिनरी एक्सिस में, सो थीटा इज कंप्लीटली विजिबल, इट इज थीटा, थीटा इज π/2, सो वैसे ही बेटर है। P4, P5, P6, P7, P8। अब P5 रियल एक्सिस में है, सो 0, P7 इमेजिनरी में है, सो थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कितना है π/2 और एक π/2 मतलब 2/2 और एक π/2, 3/2। एक्चुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3/2 हो रहा है, इधर P7 का थीटा का वैल्यू, बट हम लोग का रेंज क्या है, ये है 3/2 हम लोग नहीं ले सकते, पाई से ज्यादा हो जा रहा है, सो हमें तब क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। क्लॉकवाइज क्या है, -π/2, वो इस रेंज में -π तक जा सकते हैं, मतलब -π, सॉरी दिस इज +π, दिस इज -π। अब P4 में जाते हैं, यहां मिल गया, P4 क्या होता है, π/2 से ज्यादा है लेकिन पाई से कम, सो इसका रेंज हो जाएगा ऐसे π/2 to π, ये हो गया। P6 क्या होता है, पाई से ज्यादा हो जा रहा है, पाई से ज्यादा लेकिन 3π/2 से कम, सो पाई से ज्यादा मतलब इस रेंज से बाहर निकल जाना, सो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकता। तब इधर से हम लोग देखेंगे -π/2 से ज्यादा लेकिन -π से कम, सो -π/2 -π,
लास्ट क्या है यहाँ 0 to -π/2, सो -π/2 0, राइट साइड ऑलवेज इक्वल रखा जा रहा है इनइक्वालिटी में। सो ऐसे अलग अलग पोजीशन में अगर z मूव करे, अलग अलग पोजीशन में अगर मूव करे तो हम लोग उसके प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फॉर कोई भी पॉसिबिलिटी के लिए, हर पॉसिबिलिटी के लिए मैंने ये शो कर दिया है, ठीक है। अब जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में एक चीज देखेंगे हम लोग आज कि Z1 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पता है, Z1 इज एनी पॉइंट, तो हम लोग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे Z1 वो x1 प्लस iy1 हुआ, यहाँ पे हुआ Z2, तो वो क्या हुआ, थोड़ा पिक्चर ढूंढ लो। So this is Z1, this is Z2, ठीक है। सो इसका सोचते हैं x1 प्लस iy1, इसका x2 प्लस iy2। सो हमें Z1 प्लस Z2 क्या है वो देखना है। Z1 प्लस Z2 क्या होता है, Z1 प्लस, अगर Z1 एक पॉइंट, Z2 एक पॉइंट ऐसे है कि Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है x1 प्लस i1 को, Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है x2 प्लस i2 को, तो क्या होता है Z1 प्लस Z2 होता है Z1 और Z2 का ये O है, तो इसे OA और OB अगर लिखे तो क्या होता है OACB। अगर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो पॉइंट C डायगोनल का, इस डायगोनल का जो ये पॉइंट C है, यही एक्चुअली होता है Z1 प्लस Z2। दैट मीन्स x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। देखो हम लोग ऑल्टरनेटिवली कभी x2 प्लस i/2 लिख रहे हैं, कभी x2 कॉमा y/2 लिख रहे हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो कॉमा फॉर्म में लिखा है, यहाँ प्लस i/2 ऐसे लिखा है, सो दैट्स ओके। लेकिन ये कैसे हुआ, ये अगर Z1 है, ये Z2, ये ऐसे आ कैसे गया वैल्यू, Z1 प्लस Z2 यही है, हमें कैसे पता चलेगा। Z1 प्लस Z2 इतना वैल्यू होता है हमें पता है, लेकिन Z1 प्लस Z2 ये पॉइंट है, कैसे पता चलेगा। सो उसको हम लोग जियोमेट्रिकली प्रूव करते हैं। B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, C से परपेंडिकुलर रियल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किए, B से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर भी ड्रॉ किए, यहाँ से एक ड्रॉ किए ये। सो अब नाम देते हैं P1, P2, P3, इसको देते हैं P4। अब देखो OAP1 एंड BCP4, इसमें ये दोनों, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। सो दिस एंगल्स इक्वल्स दिस एंगल, और ये 90 डिग्री इक्वल्स दिस 90 डिग्री, और ये एंगल तो रिमेनिंग एंगल शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है। बट हेयर पैरेललोग्राम है, तो OA इक्वल टू BC भी हो रहा है, ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। सो दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल। सो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, OP1 इक्वल टू BP4, ये बोल सकते हैं। और एक बोल सकते हैं AP1 इक्वल टू CP4, ये कह सकते हैं। सो अब Z1 प्लस Z2 का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, OP3 क्या हुआ, OP3 is what, OP2 प्लस P2 P3। OP2 हमें पता है क्या है, x2, क्योंकि Z2 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ये, सो ये x2 है पता है।
P2 P3 क्या है? P2 P3 ये देखो, ये परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर, तो ये इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। सो P2 P3 एक्चुअली ये BP4 के साथ इक्वल है, और BP4 हमें पता है OP1 है। BP4 क्या है? OP1। सो एक्चुअली ये OP1 मतलब x कोऑर्डिनेट इसका, सो x। सो OP3 देखो, x कोऑर्डिनेट जो है C का वो मिला हमें x1 प्लस x2, मतलब डायगोनल का जो ऑपोजिट पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2। y कोऑर्डिनेट क्या है? CP3। CP3 ये कितना होता है? CP4 प्लस CP4 प्लस P3 P4। अब हमें क्या पता है? CP4 पता है, CP4 क्या है? AP1, मतलब AP1 ये क्या है? y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Z1। सो y1 CP4 मिल गया। P3 P4 क्या है? P3 P4 अगेन ये एक रेक्टेंगल है, तो P3 P4 मतलब P2B, और P2B क्या है? इसका y कोऑर्डिनेट, सो y2। सो ये जो पॉइंट C है इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया x2 प्लस x1 कॉमा y1 प्लस y2। सो ये क्या होता है? x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 वो क्या होता है? इन दोनों का समेशन है, तो इसका मतलब पॉइंट C बन गया z1 प्लस z2। समझ में आया कैसे ये z1 प्लस z2 हुआ? हम भूल गए कि ये z1 प्लस z2 है, हम सिंपली पॉइंट C का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करके हमें x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 मिल गया। सो इसका मतलब ये तो z1 प्लस z2 है, x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 होता है इन दोनों का समेशन, दैट मीन्स z1 प्लस z2 ही हो गया ये। ठीक है, सो अभी तक मैंने इस क्लास में इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं, और भी कॉम्प्लेक्स नंबर में और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स में जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, और इस जो जो चीज़ मैंने समझाई है बुक से भी देखते रहो, ताकि अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो। अगर हो सके तो जो हमने समझा है उसके बेसिस पे कुछ अगर एग्जाम्पल हो तो वो देखो, अदरवाइज डेफिनेटली हम लोग थर्ड क्लास में जब प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे तब तो डेफिनेटली वो सब भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।